फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार गुप्ता आज लेके आया हूँ आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर सेट्स। सेट्स जो चैप्टर है वो 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर 11th एंड 12th। यदि आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप कह सकते हैं जैसा इंग्लिश आने के लिए अल्फ़ाबेट्स आना जरूरी है, सिमिलरली 11th और 12th के लिए आपका सेट्स चैप्टर का बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना कंपलसरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक सेट्स। सेट चैप्टर को शुरू करने से पहले अपने को नंबर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे कैसे और कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। लुक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसा 1 2 3 4। ये जो काउंट अपन जो करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसे अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, वैसे आप लोग सब छोटी क्लासेस में इसको पढ़ लेते हैं, बट एक हल्का सा रिकैपिचुलेशन जरूरी है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय ओनली बाय वन और इटसेल्फ। मतलब आप ऐसा डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, जैसा 17 है तो 17 के केवल दो फैक्टर्स है, या तो 1 है और एक 17, मतलब खुद। तो नंबर्स जो केवल दो नंबर से डिविजिबल है, 1 से और इटसेल्फ, या तो ये कह दे या फिर ये कह दे कि साहब इसके दो फैक्टर्स होंगे केवल, एक तो 1 हो गया और एक 17 हो गया। तो 17 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। जैसे 15, अब 15 में क्या है? 1 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और 15 भी फैक्टर है। तो इसके क्या हुए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, दैट्स व्हाई 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। गॉट इट? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो कि केवल खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, बिल्कुल छोटी क्लास के हिसाब से बात करें तो, या फिर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो 1 होता है वो प्राइम नहीं होता है। जो नंबर 1 है दैट्स नॉट ए प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे क्या हैं? ऑड हैं। 2 एक अकेला ऐसा है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे ये तो 17 तो एक छोटा नंबर था, अपन ने फटाफट से पता कर लिया कि प्राइम है कि नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ सा 183 या 183 के बारे में बताओ कि प्राइम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, या 187। तो कहने का मतलब इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसको चेक करे डिवाइड करे टाइम लगता है। तो उसका एक सीधा सा तरीका है, जैसे मान लो 187 का ही मुझे पता करना है कि इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, अप्रोक्स स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो जैसे 14 हो गया अप्रोक्स, ठीक है ना, कि मतलब 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये 196 इसके लगभग साथ में है, तो मैंने मान लिया 14 है। ठीक है ना, लगभग। ठीक है, अब करना क्या है, इसको 14 से छोटे प्राइम नंबर्स लिख लो सारे के सारे, तो 2 3 5 7 11 13 ओनली। ठीक है, 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे क्या हैं? 14 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब 187 में नंबर से डिवाइड करो। 187 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से, यस 11 से हो रहा है। जो 187 है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है। यदि ये इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो आप कह सकते थे कि 187 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, वापस सुन लो एक बार, जो भी नंबर आपको पता करना है कि इट्स अ प्राइम और नॉट, तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, लगभग एक नंबर लिख लोगे जो लगभग जिसका आ रहा है, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर्स को नोट करोगे और उससे डिवाइड करोगे। यदि वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है दैट मीन्स इट्स अ प्राइम नंबर। यदि हो जाता है किसी एक से भी तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ओके। देन है कंपोजिट नंबर। नंबर दैट इज नॉट ए प्राइम, उसको अपन कंपोजिट बोलेंगे। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे कि 4 है, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। बट जो 1 होता है ना, वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि जो 1 है वो ना तो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। क्लियर? ठीक है साहब, फिर है कोप्राइम। कोप्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स जिनका SCF 1 होता है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे
मान लो 3 और 16, 3 और 16, 3 तो प्राइम है बट 16 प्राइम नहीं है, तो मुझे पढ़ना है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। तो यहाँ पर मुझे प्राइम नंबर्स का मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है दो नंबर्स चाहे वो प्राइम नंबर हैं या नहीं है, बट उनका जो एचसीएफ है यदि वो 1 है तो 3 और 16 का एचसीएफ क्या है, 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 1 है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। गॉट इट? टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1 इज कॉल्ड प्राइम, सॉरी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है ना, वो चाहे प्राइम नंबर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, नॉट ओनली नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस है वो 2 होता है, जैसे 3 5 दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस भी कितना है, 2 है। 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 और 19। ठीक है, इस तरह के जो पेयर होते हैं ना, जो दोनों प्राइम है और उनका जो डिफरेंस है वो 2 है, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 का 2 का डिफरेंस है, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है होल नंबर्स, जीरो विद काउंटिंग नंबर्स, जीरो विद काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इनको अभी समझा दूंगा मैं, ये यूनियन वगैरह सारा ये क्या होता है, मतलब जीरो को यदि काउंटिंग नंबर्स के साथ में लिख दूं तो उसको क्या बोलते हैं आप, होल नंबर्स। ठीक है, और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर्स, इसको जेड या आई, जेड और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इन्हें आप क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स। फिर है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इसको एक साथ पढ़ते हैं अपन, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को देखो आप एक बार, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सुनने में तो लग रहा है एक जैसा है कि जो नॉन नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। देखो पहला तो है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस या जेड प्लस से अपन डिनोट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो तो ये वाले होते हैं 1 2 3 4 ये वाले, बट जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि इंटीजर्स में से नेगेटिव को हटा दो, तो क्या क्या बचा, 0 1 2 3, मतलब एक एलिमेंट का डिफरेंस है, वो एलिमेंट क्या है, 0। गॉट इट? तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब इंटीजर्स में से नेगेटिव को रिमूव कर दो तो जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग नंबर्स है, वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स ये -1 -2 इस तरह से होंगे, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब टोटल इंटीजर्स में से पॉजिटिव को हटा दो तो क्या बचेगा, 0 -1 -2 ये इस तरह से, तो ये क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को आप क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। देखो ये इनिशियल लेक्चर्स हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डोमेन जैसा एक वर्ड आएगा। ठीक है ना, आप ये कह लो कि वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा एक चैप्टर है डोमेन, कभी फिनिश नहीं होने वाला चैप्टर है, बहुत सारे उसके प्रोसेस हैं सॉल्व करने के, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए तो आप ऐसा समझ लो कि किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन की भी अपनी एक पूरा परिवार है, अपन उसको भी समझाएंगे। ठीक है ना, बट वेट, अभी के लिए आप इतना समझो कि 1/0 किसी भी नंबर को यदि मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो वो नॉट डिफाइन आता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये p/q है, तो q कैन नॉट बी, q कैंट बी 0। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q, जैसे 2/3,
-5/7, 7, ठीक है ना, 7.5, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स है। आप कहोगे सर आपने तो P/Q लिखा था, ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, तो अपन 1 डाल दो ना, क्या दिक्कत है। ये लो P/Q फॉर्म, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बोले सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, इंटीजर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। वैसे ये तो थ्योरी पढ़ने में बढ़िया लगती है, जनरली प्रैक्टिकली ये है कि रेशनल नंबर्स या तो सिंपल इस तरह का होगा, पॉइंट्स में होगा, तो इस तरह का होगा, पॉइंट्स के बाद इसको तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक गया। कई बार ऐसा होता है 7.593 रुकेगा नहीं, बट ये रिपीट होता रहेगा, तो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये जो 3 क्वालिटी के जो नंबर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। या तो फिक्स है, ऐसा कोई इंटीजर हो, या फिर डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं करे बट रिपीट करे, रिकरिंग हो, तो इसे भी क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 तरह के जो नंबर्स है वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जो आप इस तरह से लिखते हो ना अभी, ये जैसे इनको जब डिवाइड करोगे ना, सिंपल डिवाइड करोगे, तो या तो आपको इस तरह का नंबर मिलेगा, या फिर आपको इस तरह का नंबर मिलेगा, दो से तीसरा किसी भी तरह का नंबर नहीं मिलेगा। या तो वो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर जाएगा, 2 3 4 डिजिट के बाद, टर्मिनेट नहीं करेगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। 100% घर पे इसको डिवाइड कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा ही नंबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं, जैसे √5 जिनका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, ये हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, 1 0 5 3 7 2, और इस तरह से ये कैरी ऑन है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना, डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो इसे भी अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। एक आप पढ़ोगे ई एक्सपोनेंशियल, वो भी इर्रेशनल होता है, और एक पढ़ोगे पाई, पढ़ोगे क्या, पढ़ के आए हो आप लोग 9 10th में, पाई, ये भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अच्छा, कई लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर पाई का वैल्यू तो 3.4 है, पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, या फिर हम सर 22/7 लिखते हैं। तो अभी तो आपने कहा था कि इस फॉर्मेट का नंबर हो या फिर इस तरह का नंबर हो, P/Q की फॉर्म में हो या फिर डेसिमल के बाद टर्मिनेट करे, दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल मैंने कहा था, और दोनों ये रेशनल ही हैं, 3.14 और 22/7 100% रेशनल है। बट ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, अपन अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों रेशनल है। बट पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो इरेशनल होता है, वो इस तरह का नंबर होता है कुछ, तो ये क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। तो ई एंड पाई तो इरेशनल है, बट ये जो इसकी अप्रोक्स वैल्यू है ये तो रेशनल है, ठीक है। ई होता है एक्सपोनेंट, ये भी पढ़ेंगे अपन लोग बाद में, इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, इसको भी अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, मैं सारा पढ़ाऊंगा फंक्शन में आपको, ठीक है। देन रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाने पे जो ग्रुप मिलता है पूरा का पूरा, वो पूरा क्या होता है, रियल नंबर्स, और इसको आप आर से डिनोट करते हो, ठीक है। ये क्यू, इरेशनल नंबर को क्यू और डैश, या फिर क्यू सी, दोनों से क्यू डैश, इस तरह से भी लिख देते हैं, या फिर क्यू तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक नंबर्स के बारे में था, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वैसे पिछली क्लासेस में, ठीक है, एक रिवीजन था। चलो साहब, सेट्स, एक बार इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लो। सेट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट्स किसे कहते हैं भाई, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। समझो एक बार, सेट बेसिकली क्या होता है, एक तो ऐसा है कि सेट्स को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, ए मतलब कैपिटल अल्फाबेट से, ऐसे फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एक कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स होते हैं ए बी और,
तो ये आपको याद रखना है व्हाट, कि जो सेट्स को जो नेम लिखते हैं, सेट्स को लिखते हैं, वो तो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, लाइक दैट। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा अपन स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल ABC या नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, रियल नंबर्स, इमेजिनरी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, एलिमेंट्स का कोई ऐसा फिक्स नहीं है। किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता, वो भी हो सकता है, ठीक है ना, डजेंट मैटर, आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट को डिनोट करने का तरीका ऐसा है, ऐसा अपन लिखते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, पूरा मेथड पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन पे आते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब होता है, यदि मान लो मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया और सबका आंसर बिल्कुल एक जैसा सेम आता है और राइट आता है, आंसर सेम आना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नंबर्स दैट इज नेचुरल एंड लेस देन 10, वो नंबर्स बताओ जो 10 से छोटे हैं और नेचुरल है। तो आई थिंक जिसको नेचुरल नंबर पता होगा वो 100% सारे जवाब क्या देंगे सर, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100% है कि जो सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको नेचुरल नंबर्स पता है वो 100% आंसर यही देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइन है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भैया 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये सेट ए, और यहाँ पे 1 कॉमा यूज लेकर के और ऐसे 9 और अगेन कर्ली ब्रैकेट में मैंने इसको बंद किया, हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज लेते हैं, ए 1 to 9 यूँ लिख दिया, तो ये सेट हो गया, ठीक है। नंबर्स दैट इज लेस देन 9 एंड नेचुरल, गॉट इट, ठीक है साहब। तो बोले सर ऐसे तो सारे वेल डिफाइन होते हैं, नहीं सारे वेल डिफाइन नहीं होते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सब बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कि जो भारत की क्रिकेट टीम है उसके बेस्ट बॉलर्स बताओ, 3 बेस्ट बॉलर्स बताओ। अब क्या होगा साहब, सबका तो आंसर सेम होना सवाल ही पता नहीं होता, सबके अलग अलग डिफरेंट आंसर होंगे, कोई कौन सा नाम लेगा, कोई कौन सा नाम लेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी के आंसर्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, अपन उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे ये रहा, 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 40, तो एवरीवन विल गिव्स द आंसर 1 to 39, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 40 से लेस कौन से होते हैं, 1 से लेके 39 तक के होते हैं, तो सब उसको यही बोलेंगे सर 1 2 3 और ये अप टू 39 ये कलेक्शन है, तो ये फिक्स है, आंसर सेम आना है सभी का, ठीक है ना, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का विवाद नहीं है, इसमें तो सिर फूटने वाली कंडीशन है भैया। कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ तो क्या होगा, सबका आंसर अलग अलग होगा कि सर मेरे को तो ये बढ़िया लगता है, कि मेरे को ये बढ़िया लगता है, मेरे को धोनी बढ़िया लगता है, मेरे को विराट बढ़िया लगता है, मतलब सबके आंसर्स डिफरेंट है। यहाँ पर विवाद क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी कंडीशन है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है, किसी को किस पर्सपेक्टिव से कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज सेट, और जो सेकंड एग्जाम्पल है इट्स नॉट ए सेट, ये सेट का एग्जाम्पल है बट ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये तो होता है सेट, सेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स एंड एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। नेक्स्ट है जैसे मानो कि एक सेट है ए, है ना, और उसके एलिमेंट्स हैं ए डी ई, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा कि जो ए है ना, अच्छा एक सेट और ले लेते हैं, बी के एलिमेंट है डी एफ एंड जी। अब मुझे लिखना है कि f इज द एलिमेंट ऑफ b, f इज द एलिमेंट ऑफ b, तो मैं पूरा लिखूंगा तो थोड़ा ठीक लगे, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको आप कैसे लिखते हो कि f इज एलिमेंट ऑफ b, तो कैसे पढ़ते हैं, f इज एलिमेंट ऑफ b और f इज एलिमेंट ऑफ b और f बिलोंग्स टू b, दोनों करेक्ट है, ठीक है, f इज एलिमेंट ऑफ b और f बिलोंग्स टू b, कि जो f है वो b से बिलोंग करता है। सिमिलरली यू कैन राइट इट एज e इज द एलिमेंट ऑफ a और e बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये एक e जो होता है ना, थोड़ा सा इसको तरह से बना दें तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ठीक है,
मुझे लिखना है कि जैसे ई जो है ना वो बी का एलिमेंट नहीं है, ई इज द एलिमेंट ऑफ बी, कि बी में, सेट बी में तो है ही नहीं, वो तो ए में है, तो उसको बोलेंगे ई इज द, इसका मतलब तो ई इज द एलिमेंट ऑफ बी, बट वो है नहीं तो ऐसे क्रॉस कर देंगे इसको, तो उसका मतलब हो गया ई डजेंट बिलोंग्स टू बी, ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और ई इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ बी। गॉट इट? तो इसका मतलब होता है कि एलिमेंट है, और क्रॉस कर दिया एलिमेंट नहीं है। गॉट इट? इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए, तो हम एक्स यदि ए का मेंबर है या फिर एलिमेंट है तो हम कैसे लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे एफ और जी दोनों एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, एफ कॉमा जी एक साथ में लिख सकते हो कि एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू बी, कि एफ और जी है ना वो दोनों बी के एलिमेंट है, या फिर एफ और जी दोनों बी से बिलोंग कर सकते हैं, एक साथ में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय यूजिंग कॉमा। टू सेपरेट देम यू विल यूज कॉमा। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, दोनों मेथड होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छे समझना। एक सेट है whose एलिमेंट इज 0 1 4 9 16 25, ठीक है ना। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। फिर एक दूसरा एग्जांपल ये दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ना अभी, ये दो डॉट लगे हुए हैं, तो मैथ्स में अपन पढ़ते हैं सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। कई बार ये डॉट लगा हुआ आ जाता है, कई बार ऐसे स्टैंडिंग लाइन आ जाती है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन आती है, ठीक है ना, इसको भी अपन क्या पढ़ते हैं, सच दैट। गॉट इट? तो ए का जो डेफिनेशन है यहां पर क्या है, ए को डिफाइन किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, पढ़ना, एक्स स्क्वायर सच दैट, कि ए जो है ना, ए जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर, सच दैट वो इस प्रकार है, उसको डिफाइन कर रखा है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है ना वो तो एक्स स्क्वायर है, ये सच दैट से पहले जो लिखा हुआ है ये ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेट्स को लिखने का एक तरीका है, समझना अच्छे से, ये जो डॉट लगे हुए हैं दो सच दैट के, इससे पहले जो लिखा हुआ है ये इसके एलिमेंट को बताता है, लेकिन इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना भैया, ये एक्स है क्या, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, कि एक्स क्या है, होल नंबर है, एक्स क्या है, डब्ल्यू से किसको लिखते हैं अपन, होल नंबर्स को, ठीक है। तो एक्स क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर भी तो, अब होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, बट क्या है वो 6 से छोटे हैं, तो 6 से छोटे होल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, तो इस पूरे का मतलब तो ये हो गया कि आपको x की वैल्यू क्या क्या है साहब, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। गॉट इट? 0, सॉरी 6 से छोटा है ना बेटा, 5, 6 से छोटा है, सॉरी, x इज लेस देन 6, तो 6 को काउंट नहीं करेंगे, केवल 5 को करेंगे, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इंटरवल्स आपको इस लेक्चर के लास्ट में। x क्या है, 6 से छोटा मतलब 5 तक काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है इस पूरे का मीनिंग तो ये होगा कि x की वैल्यूज ये पॉसिबल है, और इसका मतलब है कि जो a है ना वो एक्स स्क्वायर इसके एलिमेंट्स है, तो x की वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे और a की वैल्यू मिल जाएगी आपको सेट की। तो x की जगह 0 पुट किया तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये और ये रिजल्ट तो सेम आ रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। मैथ्स में नॉलेज तो बहुत सारे टीचर है जिनको लगभग लगभग सेम है, बट कोई टीचर फेमस है, ठीक है ना, कोई टीचर कम चल रहा है, कोई ज़्यादा चल रहा है, रीजन वे ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। जैसे हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते हैं, कई टीचर थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हैं, कैसे पढ़ा लेते हैं, तो उनमें ठीक है ना कहीं फर्क आता है, तो वे ऑफ टीचिंग का। तो यहाँ पर भी क्या है कि इनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया, इसको थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा फैसिनेटिंग वे में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना भैया, ये तो होता है रोस्टर, ठीक है, और ये जो लिखने का तरीका है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है, क्लियर। आंसर दोनों के सेम है, बट ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ना, ये दो डॉट लगे हुए हैं,
सच दैट के, इससे पहले की जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू मिलेंगी उनको स्क्वायर करके इसमें लिख दो तो वो एक एलिमेंट होंगे। मान लो कि यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ होता तो जो एक्स की वैल्यूज होंगी उनका क्यूब करके लिख दो तो वो एक एलिमेंट होंगे। माना कि यहाँ पर केवल ऐसे लिखा हुआ होता ए और केवल एक्स ही लिखा हुआ होता और ये x बिलोंग्स टू w और x लेस देन 6 लिखा हुआ होता, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी 0 to 5, तो केवल यहाँ पे 0 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख देते क्योंकि 2, क्योंकि यहाँ तो केवल x ही लिखा हुआ है ना ये। तो कहने का मतलब ये जो सच दैट से पहले जो लिखा हुआ होता है ये इसके एलिमेंट की वैल्यू को डिफाइन करता है और x को ये डिफाइन करता है। वैल्यूज पुट कर दो आपके पास एक सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या, जैसे ये रोस्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रोस्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? देखो, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिलेशन देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो रिलेशन देखें तो जो नीचे वाला नंबर है ना वो ऊपर वाले नंबर के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। जैसे 5 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 50 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1। ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का जो नंबर है उसके स्क्वायर से प्लस 1 कर दो तो आपको डिनोमिनेटर का नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माना कि ये सेट ए है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, भी परेशान मत हो ना। बोला सर मेरे को तो क्या डी अच्छा लगता है, तो आप डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है, ए हमेशा चलता है इसलिए अपन को वो लिखते हैं, लिखने को तो आप कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। डी भी ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखना बस। तो ए, और मैंने लिखा कि वो क्या है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए क्योंकि सेट कहता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। हल्की सी भी गड़बड़ी हो गई, किंतु परंतु हो गया तो वो सेट ही गलत हो गया, ठीक है ना, सेट ही नहीं होगा क्योंकि उसके डेफिनेशन को ही वो काउंटर कर देगा। अब लेकिन अब सुनो, एन नेचुरल नंबर है, बोले सर यहीं छोड़ दो। अब देखो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 पुट करोगे तो 1/2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2/5, 3 पुट करेंगे तो 3/10, ऐसे तो फिर 50 60 70 कुछ ही पुट कर सकते हैं। बट लास्ट जो नंबर है ना, वैल्यू है, वो 7/50 है, ठीक है। तो वो कब मिलेगा, जब n का वैल्यू कितना हो, 7। मतलब n की जो वैल्यू है ना वो 7 या 7 से छोटी होनी चाहिए। ये सिंबल किसका है, लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब जो n का वैल्यू है वो 7 या 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी नहीं लिखूं, ये लिख दूं और ये लिख दूं, तो प्रॉब्लम है कि n 7 से छोटा तो है, बट है क्या n तो 0.1 भी पॉसिबल है, 0.2 भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से क्या हो गया, बिल्कुल डिफाइन हो गया ये कि साहब एन एक नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है, मतलब 7 या 7 से छोटा है। तो आप क्या क्या पुट कर सकते हो नेचुरल नंबर में, 1 से लेकर के 7 तक के नंबर, 1 से लेकर 7 तक के नंबर पुट करोगे तो यहां से तो आपको n की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू को यहां मिलेंगे तो उससे एक एलिमेंट्स मिल गए मेरे को, ठीक है। तो ये आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रोस्टेड फॉर्म है और ये इसको लिखने का एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म का दे रखा है और रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, ठीक है ना। ये आपके टीचर की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे उसको लिखना तो ईजी है बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से बट हो जाता है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो साहब, तो ये सेट्स के बारे में था कि सेट क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू क्या होता है, और ये उसको लिखने का एक तरीका था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स, तो जस्ट रीड इट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है एम्प्टी सेट। फर्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं भाई, एम्प्टी सेट होता है ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी। तो देखो एम्प्टी भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, सेट्स का सबसे चहीता सेट है, इसलिए एम्प्टी भी बोलते हैं, नल भी, वॉइड भी, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। इट हैज़ नो एलिमेंट्स, कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मानो कि एक सेट है इट, एक सेट ए लेते हैं अपन,
मैंने बोला एक्स क्यूब और ठीक करते हैं। एक एग्जांपल लिया कि साहब एक सेट ए है, उसके एलिमेंट की वैल्यू एक्स क्यूब है और एक्स क्या है, फिर मुझे एक्स को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, एक्स क्या है, एक्स क्यूब तो ठीक है बट एक्स क्या है वो भी तो बताओ। तो एक्स मैंने बताया कि साहब एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और 1 से 2 के बीच में है कि एक्स क्या जो है, एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो एक ऐसा नंबर बताओ विच इज़ नेचुरल एंड लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो ऐसा तो एक भी नंबर नहीं है ना, क्योंकि 1 और 2 खुद नेचुरल, तो उनके बीच में कौन सा नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं तो मतलब यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तो यहाँ एक्स क्यूब भी कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसको क्या बोलेंगे कि ये एक नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ए इज नल सेट। तो उसको लिखने का तरीका ये है, या फिर सिंपल फाई लिख देते हैं, ठीक है। दोनों वे हैं, ये मैंने लिखा हुआ है कि या तो उसको फाई से लिखते हैं या फिर उसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखते हैं कभी भी आप, ऐसा लगा के इसके बीच में फाई लिख दोगे तो ये फाई लिख दिया तो गलत है ये, ठीक है ना। या फिर कई स्टूडेंट्स क्या बोला सर जीरो लिख दो, खाली क्यों छोड़ते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छे बच्चे के चक्कर में मत रहना, वो सिंपल ऐसे रहे वो भी रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि इसके अंदर एक एलिमेंट की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट से या फाई से इसको अपन डिनोट करते हैं, गॉट इट। देन है सिंगलटन सेट, ठीक है ना। क्या है, सिंगलटन सेट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपन इसी एग्जांपल में चेंज करते हैं। वैसे होता क्या है कि सेट कंसिस्टिंग वन एलिमेंट, ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल ऐसे होता सेम एग्जांपल कि ए जो है ना वो क्या है, ए के जो एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है जो एक्स है ना वो 1 से तो बड़ा है बट 2 या 2 से छोटा है, 1 से ग्रेटर है बट 2 या 2 से लेस है। अब x 2 या 2 से लेस है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब x का वैल्यू इससे कितना आया 2, x का वैल्यू कितना आ गया इससे 2, 1 से ग्रेटर बट 2 या 2 से लेस, तो 2 या 2 से छोटा, दैट मीन्स कि x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। 2 हो गया तो इसको यहां पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 को आप इधर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8। इसमें एक एलिमेंट है केवल, ये एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन सिंगलटन सेट। क्लियर। देन फाइनाइट सेट, ठीक है। देन क्या है फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, या तो ये वॉइड सेट हो, या तो ये क्या हो वॉइड सेट हो। वॉइड सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, या फिर जिसके एलिमेंट को मैं नेचुरल नंबर से लिस्टेड कर सकता हूं। अपन देसी भाषा में बोले तो जिसके नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं उसे अपन फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना। जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं कि 10 है, 100 है, 50 है, 500 है, 5000 है, कोई इशू नहीं, बट काउंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन लेते हैं ए, इसके एलिमेंट हैं एक्स अपॉन, थोड़ा सा मैं टिपिकल भी ले रहा हूं तो आपको थोड़ा समझ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स इसके अंदर क्या है इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू आई, इंटीजर है। अब यहां पर इंटीजर्स तो क्या है बहुत सारे हैं, यहाँ पर इंटीजर्स क्या है, x बिलोंग्स टू i है, इंटीजर है, और इंटीजर तो बहुत सारे हैं, -1 +1 -2 +2 +3 -3, तो इसके एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर्स आ गए बहुत सारे। जैसे 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ गया, -1 पुट करेंगे, अच्छा वेट के अंदर -1 पुट नहीं होगा, एक से का डोमेन है i-1। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये -1 क्यों किया, ये मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, डोमेन एक चैप्टर आएगा तब। क्योंकि -1 पुट करने पर ये कितना हो जाएगा, -1 पुट करने पर डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 0, इसलिए -1 को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर। या फिर एक काम करते ना, आप तो सीधा सीधा नेचुरल नंबर ले लो अभी के लिए।
ठीक है। अब 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे इन्फाइनेटली चलता रहेगा तो खत्म ही नहीं होना। तो इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो गया ये, इनफाइनाइट सेट। लेकिन मैं इसके अंदर एक कंस्टेंट डाल दूं, इसको फिक्स कर दूं, साहब एक्स जो है ना वो 500 से कम है, एक्स जो है 500 से कम है। तो एक्स यदि 500 से कम है तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 499 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे तो 2/3, 3 पुट करेंगे तो 3/4, मतलब उसके एलिमेंट्स को 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेंगे। जैसे इसके अंदर वैल्यू आ गई, 1 पुट करने पर 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से। तो इनको काउंट कर लेंगे कि भाई 1 2 3 4, ऐसे लास्ट में क्या आएगा इसके 499/500। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 5 6 सब 499 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को मैंने नेचुरल नंबर से डिनोट कर दिया कि हाँ भाई 499 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ये हटा दो तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। गॉट इट। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट होते हैं टू फाइनाइट सेट whose cardinal number is सेम। कार्डिनल नंबर क्या होता है, ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे एक सेट है 1 2 3 7 9 1 -13 यूं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। माना कि ये सेट ए है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, एन ए इज इक्वल्स टू 7। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन ए को कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स। सो यू कैन से दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 7। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 7। यहां पे लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के तो एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 7। ठीक है, तो अब ये कार्डिनल नंबर आते हैं। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अपन को पढ़ना तो इक्विवेलेंट सेट ही था। ठीक है, देखो जैसे एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है ए, या फिर भी ले लो, कोई इशू नहीं है, ए बी। ठीक है, इन बोथ द सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, और यू कैन से दैट द कार्डिनल नंबर फॉर बोथ द सेट्स आर सेम। इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, 1 2 3, इसका कार्डिनल नंबर भी 1 2 3 है, तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट्स हुज कार्डिनल नंबर आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। गॉट इट। तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट्स अ इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ये जो एग्जांपल है कार्डिनल का है, इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, कार्डिनल नंबर सेम होनी चाहिए। ठीक है, फिर इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहता है कि जिनका कार्डिनल नंबर तो सेम हुई हो, इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि टू सेट्स ए और बी जिसमें ए का हर एलिमेंट बी का हो और बी का हर एलिमेंट ए का हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिया, ये सेट ए है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये सेट बी है जो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि x है, मतलब बी के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, x है, और x कैसे डिफाइन है, वो ऐसे डिफाइन है कि x क्या है, होल नंबर है, x इज x बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर भी कैसा है, 0 से 4 के बीच में, 0 से ग्रेटर 4 से लेस, इक्वल का साइन है, दैट्स वाई। तो अपन बोलेंगे जो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, तो 0 से 4 के बीच के नंबर्स क्या क्या हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर x ही लिखा हुआ है तो सिंपल आप 1x की वैल्यू लिख दोगे। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होता तो स्क्वायर करके लिखते, क्यूब लिखा हुआ होता तो क्यूब करके लिखते, x/2 लिखा हुआ होता तो हाफ करके लिखते। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम दे रहे हैं,
इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका हर एलिमेंट इसका है और इसका हर एलिमेंट इसका है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो यू कैन से दैट बिल्कुल एक जैसे सेट जो होते हैं उसी इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्वलेंट तो होंगे, क्योंकि उनमें एलिमेंट्स और सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम रहेगा, तो हर इक्वल सेट्स आर इक्वलेंट सेट, बट इक्वलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इक्वलेंट सेट इक्वल होंगे, ठीक है ना, हो भी सकता है भाई। जैसे मैं इसको पूछूं ए और बी दोनों इक्वलेंट है क्या, तो आप बोलोगे साहब इक्वलेंट तो है, क्योंकि इक्वलेंट क्या कहता है, केवल कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इक्वलेंट सेट क्या कहता है, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्वलेंट तो है ही है, और इक्वल भी है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इक्वलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इक्वल सेट 101% इक्वलेंट होगा, क्लियर। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेट्स। Okay, now next topic is subset. Next topic is subset. Just read definitions. Let A and B be two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. देखो एक बार, पहले तो सबसेट को लिखते कैसे हैं, सबसेट को आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, यूं इस तरह का, ये सिंबल है सबसेट का, गॉट इट। होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। लेट A इज 1 2 अप टू 10, एक सेट A है जिसके नंबर्स क्या हैं 1 से लेके 10 तक है, एंड B इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 2 3 एंड 4। C एक एलिमेंट सेट है हुज एलिमेंट्स आर 3 एंड 4। D एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 11 12, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सेट्स के किसी भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म के अंदर जब लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, मान लो कि ये क्लासरूम है, ठीक है ना, इस क्लासरूम के अंदर मान लो 10 से 20 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, ठीक है ना, और मैं आपसे बोलता हूँ कि एक सेट बनाओ जिसमें इन सभी के नेम्स का कलेक्शन होना चाहिए, और मान लो उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों के नाम, मान लो जसलीन, दोनों के नाम सेम है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, जसलीन जसलीन 2 बार है, 2 बार नहीं लिखूंगा, एक बार उसको डिनोट करूंगा। मतलब इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और 2 स्टूडेंट का नाम सेम है जसलीन, तो यहां पर जो सेट ए होगा, कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 19 ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। मतलब कभी भी एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होती है तो उसको रिपीट नहीं करते अपन लोग, ठीक है। चलो, तो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेट्स के। तो यहां पर क्या, जो बी है ना उसके सारे एलिमेंट्स ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो आप देख सकते हो कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बोले सर वहां तो ऐसा साइन लगाया हुआ था आपने नीचे एक का इसमें लगाया हुआ, इसको भी मैं समझा दूंगा, अभी आप ऐसा समझो कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अभी के लिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, अभी समझा देंगे इसको। बी इज द सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली सी के सारे एलिमेंट ए में हैं, आप बोल सकते हो कि सी इज द सबसेट ऑफ ए, और सी के एलिमेंट्स बी में भी है तो बोलोगे सी इज द सबसेट ऑफ बी। बोले सर बी इज द सबसेट ऑफ सी लिख दे, तो कैसे लिख दोगे भाई, बी के एलिमेंट, यदि बी आप कहते हो कि बी जो है वो सी का सबसेट है, तो बी के एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो कहाँ है, 2 कहाँ है, इसमें है ही नहीं, तो आप नहीं लिख सकते इसको ऐसा। पर जो डी के एलिमेंट्स है ना वो ए में है क्या, देखो 1 और 2 तो है बट 11 12 नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि डी सबसेट ऑफ ए, तो क्रॉस कर दो, तो इसका मतलब हुआ कि डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, कि जो डी है ना साहब ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है इस तरह से, ये किसका सिंबल होता है साहब, सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है, क्लियर। चलो हाँ, एक एग्जाम्पल, इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये एक सेट था ए, कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, तो आप बोलोगे साहब बिल्कुल है कि जो ए है ना वो खुद का सबसेट होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मान लो इसी एग्जाम में कहता हूं कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये भी करेक्ट है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना वो सबका सबसेट होता है, हर सेट का
सबसेट होता है। मैं आपसे बोलूँ कि फाइव इज द सबसेट ऑफ डी, सॉरी डी, तो ये भी करेक्ट है, इट्स ऑल्सो करेक्ट, गॉट इट। तो जो एम्प्टी सेट होते हैं वो सबके सबसेट होते हैं, ठीक है। तो मान लो थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, है ना। तो माना कि एक सेट है, एक फाइनाइट सेट है, के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। मैं आपसे कहूँ कि भैया पूरी मेहनत करो और इसके सारे सबसेट्स लिखो, ठीक है ना। अपन है इंटेलिजेंट तो अपने को सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है ना, तो इजीली लिख सकते हैं। सबसेट को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सबसेट्स ए के सबसेट्स क्या होंगे, ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हो। और सेट को लिखते कैसे, कर्ली ब्रैकेट में। मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसको अपन क्या समझेंगे, तो नंबर्स है, अभी नंबर है, किसके लिए लिखे हुए पता नहीं, बट एक्चुअली मैं इसको ऐसा कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं तो आप कह सकते हो कि इट्स ए सेट, ठीक है ना, इट्स ए सेट। तो इसके सबसेट लिख रहे हैं, तो सबसेट है क्या, सेट ही तो है, बट वो इससे वो ऐसे सेट्स है जिनके सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो देखो ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है, ये भी एक सबसेट हो सकता है, ये भी इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। 1 और 2 लिख दें तो वो भी इसका सबसेट हो सकता है, 3 लिख दें, ठीक है, 1 3 लिख दें, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो पूरा का पूरा भी होगा। 5 भी सबका सबसेट होता है, तो 5 भी इसमें ले लेंगे, मतलब जो वॉइड सेट होता है वो भी सबका सबसेट होता है। फिर आप बोलोगे सर 1 3 लिखा है तो 3 1 भी लिख दो, नहीं, जो सेट्स होता है ना उसमें नंबर्स का जो ऑर्डर है ना, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, सॉरी, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, वो इमटेरियल है। मतलब 1 3 लिखूँ या 3 1 लिखूँ, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसके, 8, की सेट ए के हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर फॉर सेट ए, देन योर आंसर विल बी 8। बट अब एक्चुअली मान लो इसके एलिमेंट्स 5 होते तो बहुत मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मैं सबके सबसेट्स लिखूँ फिर काउंट करूँ। इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n इज हियर, 2 टू द पावर n, ठीक है। 2 टू द पावर n कैसे आया भाई, इसका इसके लिए भी आपको 11th क्लास में एक चैप्टर है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वहां मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस एलिमेंट को लूँ या ना लूँ तो इसको लेने के दो केस है, इसके भी दो केस है, दो केस तो इस तरह से होता है। बट जब अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कैसे इसका आंसर 2 टू द पावर n होता है। बट अभी के लिए, आज के लिए आप इतना पढ़ो कि इसके सबसेट, किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने, तो आंसर विल बी 2 टू द पावर n, वेयर n is the number of elements, where n is the number of elements। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, सो 2 का क्यूब, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, सो योर आंसर विल बी 8, गॉट इट। फिर प्रॉब्लम आती, फिर प्रॉब्लम आती है फिर आता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 टू द पावर n एंड प्रॉपर सबसेट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट क्या होता है सॉरी, प्रॉपर सबसेट क्या है कि ये एक सेट था, इसके ये सारे सबसेट थे, इसमें से जो खुद वाला है ना सेल्फ, उसको हटा दो, इसको, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसके अलावा जितने होते हैं ना वो सारे प्रॉपर हैं इसके, इसलिए आंसर एक कम हो जाता है, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट, सो योर आंसर विल बी 2 टू द पावर n। इफ एनीवन आस्क यू द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन यू विल से 2 टू द पावर n माइनस 1, गॉट इट। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, 7 है, ठीक है, क्योंकि जो खुद होता है ना वो प्रॉपर सबसेट्स में काउंट नहीं होता है। तो ये जो सिंबल है ना, ये तो सिंबल है सबसेट का, ये रहा, ये तो सिंबल किसका है, सबसेट का। और जो सिंपल ऐसे लगा हुआ होता है, ये इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, तो ये साइन किसका होता है, प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहीं ऐसा लगा हुआ है, ये वाला सिंबल यूज लिया हुआ है, तो ये सिंबल है सबसेट का, और केवल ये वाला यूज लिया हुआ है तो ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, गॉट इट, ठीक है। अपन जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ोगे, इस चैप्टर के जीवन काल में,
तो वहां पर आपको क्या है, कई बार दो सेट्स को इक्वली प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव करो दो सेट्स इक्वल हैं, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग एग्जाम्पल, विदाउट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, यदि दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, प्रूव कर दो कि साहब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। यदि आपने प्रूव कर दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और आपने प्रूव कर दिया कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा वो कि सेट ए और बी दोनों इक्वल। लिखने का तरीका यही होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख दोगे, ये पढ़ेंगे अपन आगे, बट आप दिमाग में रखो चीज़ों को कि दो सेट्स को इक्वल करना है तो प्रोसेस क्या है, आपको उस केस में प्रूव करना पड़ेगा। करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। गॉट इट। नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एन जेड ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सिंबल थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बने हुए हैं, कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स के सबसेट है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर से, जीरो काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर। तो जो एन है ना वो जेड का क्या है, सबसेट है, और जो जेड है वो रेशनल नंबर का सबसेट है। जेड किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, और जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। का सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी एक चैप्टर है आपके 11th में अलग से, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको पढ़ाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर आपने पढ़े इमेजिनरी नो रियल रूट्स जैसा एक वर्ड पढ़ा था, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। तो अभी के लिए आप याद रखो कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक करता है बच्चा यहाँ, कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। देखो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, इसको द यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्कूल, ठीक है ना, स्कूल है 1 to 8, ठीक है ना, 1 to 8 का, क्लास 1 to क्लास 8 तक का एक स्कूल है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि एक सेट ए लिखो, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स विच स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट, ठीक है ना, विच आर स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट, जो फर्स्ट में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का नाम। बी क्या है, ये क्लास 1 के जो बच्चे हैं उनके नेम का कलेक्शन है। बी क्या है, क्लास 2 जो है उसका कलेक्शन है। ऐसे सी क्या है, क्लास 3 के स्टूडेंट्स का नाम का कलेक्शन है। इसी तरह से मैं बोलता हूं कि एक सेट है, माना कुछ भी है, एफ एक सेट है और वो इस स्कूल में पढ़ रहे सारे बच्चों के नाम का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ दिस स्कूल। तो क्या हुआ, इसके अंदर ये सारे के सारे आए कि नहीं आए, इस वाले सेट में ये सारे के सारे सेट, ये जो सेट है इन सारे सेट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब इसमें क्लास 1 के बच्चों का भी नाम है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, सारों का सारा। तो ये क्या है, ये वाला जो सेट है ना भैया, वो इनके लिए क्या है, यूनिवर्सल, इनके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। बोले सर ये इसके सबसेट होंगे क्या, होंगे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अभी अपन पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा सेट जो सारे छोटे मोटे सेट्स को कंटेन करे सब उसके अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी आर यूजिंग सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स देन एन इज अ, जब अपन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो जो कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, तो वो किसको बताएगा, यूनिवर्सल सेट को बताएगा, ठीक है। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट में एक चीज़ और याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट को अपन स्क्वायर या रेक्टेंगल से बनाते हैं, ये अपन पढ़ेंगे इसी में वेन डायग्राम, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर या रेक्टेंगल से बनाते हैं, और जो सेट होते हैं उसको सर्किल से, ठीक है ना। ये क्लास 1 के बच्चे तो उनको अपन सर्किल से डिनोट करेंगे वेन डायग्राम में, आगे अभी समझा दूंगा मैं, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल या स्क्वायर से, ठीक है। देन ए पावर सेट, पावर सेट क्या होता है अभी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब
जैसे एक सेट ए है, एलिमेंट्स है 1 और 2, इसके सबसेट्स क्या होंगे भाई? एक तो 1 होगा, 2 भी, ये वाला सेट भी इसका सबसेट है, खुद भी होता ही है, और 5 भी होता है। इसके सारे सबसेट लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 टू द पावर n, मतलब 4, तो 4 इसमें n 2 ही एलिमेंट्स थे तो 4 हो गए, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये 4 एलिमेंट्स। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं इस तरह से, मतलब इस a के सारे जो सबसेट्स थे उसका एक सेट बना दूं, दैट्स कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ऑफ a, उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ a। एक सेट a था, ये इसके सारे सबसेट्स थे, मैंने उसका भी एक सेट बना दिया, मतलब 2 कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो वो क्या हो गया? पावर सेट ऑफ a, कि a का वो पावर सेट हो गया। क्लियर? फिर इसमें आता है कि नंबर ऑफ पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसके सबसेट्स कितने हैं? 4। इसके सबसेट्स कितने हैं? 4, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने होंगे? पॉइंट है, the empty set and set itself are subset of A and are therefore elements of PA। ओके, मानो कि एक सेट है, वन टू, तो क्या होगा भाई? इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और 5 होगा। तो मैंने आपसे ये तो कहा था कि हर सेट के खुद और 5 जो वॉइड होता है वो सबसेट होते ही होते हैं, ठीक है ना? तो इसका पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ये पावर सेट अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने ये, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इस लाइन पे। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक सेट ए है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो क्या है? वॉइड सेट है। गॉट इट? वॉइड को ऐसे लिखते हैं, मुझे इसका पावर सेट लिखना है, ठीक है। तो पहले तो आप ऐसे समझो, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैंने आपसे क्या बोला था? किसी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही तो उसके एलिमेंट ऑफ पावर सेट होंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0, तो कितना आया? 1। तो इसके सबसेट कितना होगा? 1 ही सबसेट होगा, और 1 सबसेट क्या होगा? ये वॉइड होगा। वॉइड पे एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया, क्योंकि वापस समझो, इसके सबसेट कितने होंगे भी? 2 की पावर 0। 0 क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 0। ऐसे नहीं सर ये 5 है तो ये यार 5 का मतलब ही तो ये है कि 0 एलिमेंट्स है, तो 0 और 2 की पावर 0 कितना हुआ? 1। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 1, और सबसेट क्या है? ये रहा। पावर सेट क्या होता है? सबसेट का सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इस सेट के सबसेट का कलेक्शन उसको पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा। तो मैं यही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी ऐसा नहीं कि पावर सेट में एलिमेंट होंगे ही नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होता है? नॉन एम्प्टी होता है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वापस समझा देता हूं, ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 0, तो 2 की पावर 0, 1। इसका सबसेट क्या होगा? एक सबसेट होगा, और वो क्या होगा? खुद 5, ठीक है, 5 होगा। और 5 को अपन एक कलेक्शन कर दें, इसके सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दें, वो क्या होगा? पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए? अब एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसलिए वो हमेशा क्या होता है? नॉन एम्प्टी। देखो ये भी समझाया हुआ है मैंने तेरा, ठीक है। इफ ए इज ए वॉइड सेट देन पावर सेट ऑफ वॉइड सेट इज दिस। गॉट इट? ओके, वेन डायग्राम, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको आपको, इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को वेन डायग्राम से। ओके, इस चैप्टर के बाद अभी तो मैंने आपको बेसिक एक थ्योरी और छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं इसकी पूरी थ्योरी वाला पार्ट या जो बेसिक पार्ट है पूरा कर दूंगा, उसके बाद मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो उसके बाद वाले लेक्चर्स में, बाद वाली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, बाय।